हेलो 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 हेलो। नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। और हम आपके लिए अब की बार लेके आए हैं कैलकुलस की सीरीज, ठीक है, जो कि हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम रखा है हमने कैलकुलस ऑफ क्लास 12। एकदम नॉर्मल सा नाम है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, कैलकुलस स्टार्ट होने जा रही है क्लास 12 की, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है सीरीज ये, ठीक है। तो सर चैप्टर देख लेते हैं कैलकुलस के अंदर हम कौन कौन से करने वाले हैं। सर चैप्टर जो रहने वाला है हमारा, जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है भाई, कौन सा है वो? सर सबसे पहले करेंगे फंक्शंस को, ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे आईटीएफ, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद में करेंगे एलसीडी, मींस की लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद में करेंगे एमओडी, मींस की मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड देन मूव करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जिसे आप एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हो, ठीक है। एंड लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपको फंक्शंस को अपने हाथों पे करना है, तो भाई साहब आपको फंक्शन आना चाहिए। जो चैप्टर फंक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलस को हाथों पे करना है तो कैलकुलस के अंदर आपको सभी फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज, इनका नॉलेज होना चाहिए। ग्राफ्स को आपको बोलते हैं ना कि ग्राफ्स आपके एकदम हाथों पे होने चाहिए। तो ग्राफ्स सीखेंगे अपने काम पे, फंक्शन के अंदर सीखेंगे, और बनाना मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड वो सीखेंगे अपने एओडी के अंदर, मोनोटोनिसिटी पे बात करेंगे जब, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। क्या होता है फंक्शन बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो फंक्शन या फिर बोलो मैपिंग एक ही बात है। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है। इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट टू ओनली सिंगल एलिमेंट इन बी, इन सेट बी। मींस कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट बी के साथ, और हर एक एलिमेंट एक ही से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको कोई रिलेशन दिया गया, आपको कोई रिलेशन दिया गया, ठीक है सर, उस पे आपने दो कंडीशन लगा दी सर, दो कंडीशन लगा दी, दो कंडीशन लगा दी, ठीक है, दो कंडीशन लगा दी आपने। तो दो कंडीशन लगाने के बाद वो क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया सर, ठीक है सर। पहली कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट सेट ए के रिलेट होने चाहिए। देखिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एरो डायग्राम से समझिएगा, ठीक है। ये सेट ए है, यहां पे मैं ले रहा हूं सेट बी को, मैंने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट मान लीजिए आप ए बी सी डी ई एफ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है ये, पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, इधर कोई बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे तीन एलिमेंट है, ये तीनों रिलेट होने चाहिए। अगर यहाँ पे चार हो, छह हो, कितने भी हो, वो सारे रिलेट होने चाहिए इधर बी के साथ। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट बी के साथ। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट ए की से रिलेट होना चाहिए। मींस कि अगर ए डी से हो रहा है तो ए ऐसा नहीं होना चाहिए ए सर डी से भी हो रहा है, आप रिलेट करा रहे हो ई से भी, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप इसे फंक्शन नहीं बोलोगे। ये डाइवर्जिंग एरो निकलते हैं तो मतलब कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक एक्स पे दो वाई मिल रहे हैं। इसके समझेंगे, ग्राफिकली समझेंगे इसका आगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मींस की पहली कंडीशन क्या, सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए और हर एक एलिमेंट एक से रिलेट होना चाहिए, तब आप उसे फंक्शन बोलोगे। आ रही है बातें समझ में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला 2 3 4 5 6 8 10 12 14,
ठीक है सर, ये मेरा ए, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है सर, इसको मैंने फंक्शन बोला है। ठीक है, तो सर मेरे को बताना क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। सर पहली कंडीशन क्या कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। क्या रिलेट हो रहे हैं? जी सर बिल्कुल हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या, हर एक एलिमेंट एक से रिलेट हो रहा है, हर एक एलिमेंट एक से रिलेट हो रहा है, तो ये सर ये फंक्शन है। लेकिन सर यहां तो एक एलिमेंट ये बच गया 14। मैंने कहा भाई यहां पे अगर 15 हो 16 हो कितना भी हो, इधर बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कितने ही बचे इससे फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं बचना चाहिए। मतलब कि सेट ए के एलिमेंट नहीं बचने चाहिए, सारे रिलेट होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एंड इसी प्रकार से मेरे को ये बताओ 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, ये जो 2 है मेरा 12 से रिलेट हो रहा है, 4 है मेरा 14 से हो रहा है, 6 16 से हो रहा है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? देखिए सर पहली कंडीशन क्या कि सेट ए के तो सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। क्या रिलेट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट एक से रिलेट होना चाहिए। सर 2 है वो 12 से हो रहा है, 2 जो है वो 12 से रिलेट हो रहा है, 4 है जो वो 14 से रिलेट हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं ये दोनों 2 और 4। अब 6 पे देखते हैं सर, 6 जो है मेरा 16 के साथ रिलेट हो रहा है, और जो सर मेरा 8 है वो 14 के साथ रिलेट हो रहा है। बिल्कुल सर, मतलब कि हर एक एलिमेंट एक ही से रिलेट हो रहा है। अब तुम समझ रहे हो कि सर 4 भी मेरा 14 से हो रहा है, 8 भी मेरा 14 से हो रहा है, ऐसा चलेगा। बट एक एलिमेंट अगर मैं इसको 18 से रिलेट कर दूं 8 को भी, तो नहीं सर, इस पे क्या है, एक एक्स पे 2 वाई आ रहे हैं, मीन्स कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है अपना बेसिकली। ठीक है, कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट करा दो और हर एक एलिमेंट एक से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, आप उसे फंक्शन बोलोगे। ठीक है सर, अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। ठीक है, इनकी कहानी इतनी नहीं है, इनको भी और डिटेल में करेंगे, इन पे सवाल भी करेंगे। ठीक है, अभी इनके मायने जान लीजिए आप कि सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, मान लीजिए यहां पे 3 4 5। ठीक है, एंड ये रहा मेरा सेट बी 6 7 8। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो मेरा 3 है वो 6 से रिलेट हो रहा है, 4 है 8 से हो रहा है, 5 है 7 से हो रहा है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये फंक्शन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड डोमेन क्या होगी इसकी, यदि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है फंक्शन, तो इसकी डोमेन होगी कंप्लीट सेट ए। कंप्लीट सेट ए मतलब कि अगर मैं इसकी डोमेन बोलूं तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ अगर मैं बात करूं तो क्या होगी सर 3 4 और 5, या फिर बोलो कंप्लीट सेट ए, इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड को डोमेन क्या होगी, बेसिकली को डोमेन होगी कंप्लीट सेट बी। अगर यहाँ पे 9 भी होता तो भी वो इसमें को डोमेन में काउंट होता। सर वो तो रिलेट भी नहीं हो रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, रिलेट नहीं हो रहा तो को डोमेन में सारी सेट बी के एलिमेंट आएंगे जितने भी हैं। ठीक है सर, अब रेंज पे चर्चा करते हैं। रेंज क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट ए आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेट बी के एलिमेंट जो ए से रिलेट हो रहे हैं वो किस में काउंट हो जाएंगे, रेंज में काउंट हो जाएंगे सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो इसकी रेंज क्या होगी, जो एलिमेंट इधर रिलेट हो रहे हैं बी के अंदर जो रिलेट हो रहे हैं वो रेंज में काउंट होंगे। 6 7 और 8 आर दी रेंज ऑफ एफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। तो सर डोमेन ये नाम है, डोमेन को क्या बोलते हैं, बेसिकली सेट ऑफ प्री इमेज भी बोलते हैं इसको, बेसिकली सेट ऑफ प्री इमेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सेट ऑफ प्री इमेज भी बोला जाता है।
ठीक है, ठीक है सर। और इसका नाम क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स भी बोला जाता है, या फिर बोलो इनपुट भी बोलते हैं, या फिर इसको देखेंगे पोर्शन, इसका मतलब है पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, इसका मतलब समझेंगे यहाँ। और रेंज को क्या बोलते हैं, बेसिकली रेंज को बोलते हैं सर फंक्शनल इमेज बोलो या फिर इमेज बोलो, एक को ही गल है। वैल्यूज ऑफ वाई आउटपुट भी बोलते हैं, और पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ लिख लीजिएगा, पोर्शन ऑफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं अपने बढ़िया सा। जैसे कि मैंने तुमको बोला, मैंने कहा भैया एक फंक्शन है एफ एक्स जो कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये सेट ए से सेट बी में मैंने डिफाइन किया। ये सेट ए है जो क्या है, रियल नंबर है, और इधर ले लेते हैं सेट बी जो वो भी क्या है, एक रियल नंबर है, और यहां पे मैंने बिठा दिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब इसके अंदर आप रखिए 0। सर मैं जब 0 रखता हूं इसके अंदर, 0 रखने के बाद मेरे को क्या आउटपुट मिल रहा है, यहां पे वैल्यूज ऑफ एक्स रखी जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स इनपुट एक को ही गल है। ठीक है, ठीक है, यहां पे वैल्यूज ऑफ एक्स रखूंगा तो मेरे को वाई क्या मिल रहा है, वाई किसको बोल रहा हूं मैं, रेंज को वाई बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो सर यहां पे 0 रखा मैंने x की जगह पर, तो मेरे को y कितना मिला सर, y मिला मेरे को 1। ठीक है, एंड उसी प्रकार से मैंने इसके अंदर कितना रखा, 1 रखा, तो मेरे को कितना मिला सर, 2 मिला सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मैंने इसके अंदर √2 रखा, तो मेरे को कितना मिला सर, यहाँ पे 3 मिला सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे -√2 रखता हूं तो भी मेरे को कितना मिलेगा सर, मेरे को सर अभी भी ये 3 मिलेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ठीक है, एंड अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे को बताओ, इसको बोल रहे हो सर आप क्या, इमेज, और इसको बोल रहे हो प्री इमेज। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और भी है, जैसे कि इस 2 को लिखने का तरीका क्या है, एक और भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं 2 इज द, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 इज द फंक्शनल इमेज ऑफ फंक्शनल इमेज ऑफ 1 अंडर एफ एक्स, अंडर एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मेरे को बताओ प्री इमेज ऑफ 3 बताओ मेरे को, तो तुम क्या बताओगे, इसका मतलब क्या है कि कौन से x पर आपको 3 मिला, सर √2 और -√2 पर, सर -√2 और √2 पर आपको 3 मिला, तो सर ये इसकी क्या है, प्री इमेज है। अगर इसी प्रकार से मैं तुमसे पूछ लूं क्या कि मेरे को बताओ इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, जैसे कि 2 इज अ फंक्शनल इमेज ऑफ 1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कि मीन्स कि जो इधर वाले एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं सर प्री इमेज, और जो इधर वाले एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ रही है बात समझ में। इसके ऊपर आएंगे x एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ एंड y एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, पोर्शन ऑफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट तब भी वैलिड है जब आपके पास फंक्शन का ग्राफ दिया हो। ठीक है, ये पॉइंट तभी वैलिड है जब आपके पास फंक्शन का ग्राफ हो। ठीक है, तो सर ये क्या बोलता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, सर ये बोलता है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सकते आपको लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर वो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा बार कट करता है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है सर, ये बात ही लिखी हुई, इफ एनी लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स देन इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है,
मीन्स कि अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि मैंने तुमको बोला, मैंने तुमको कोई भी फंक्शन बोला जिसका मैंने तुमको ग्राफ दे दिया, मैंने कहा भाई ये मैंने तुमको ग्राफ दे दिया, ठीक है सर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सर क्या करना है अब आपको, एक वर्टिकल, एक पैरेलल लाइन खींचनी है वाई एक्सिस के साथ, एक यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचिए। अगर ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रही है वो लाइन, तो वो फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन है, तो सर ये फंक्शन नहीं है अपना, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये फंक्शन नहीं है सर, ये ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा बार कट कर रही है सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहां पे मान लीजिए आपका कितना आ रहा है, यहां पे मान लीजिए y1, ठीक है सर, यहां पे देख लीजिए आप y2 और यहां पे लिख लीजिए आप y3, जो भी है यहां पे, ठीक है। तो मीन्स कि आपने x, एक x पे आपको सर y1 मिल रहा है, y2 मिल रहा है, y3 मिल रहा है। मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा कि अपनों ने फंक्शन में पढ़ा था, फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार, कि एक फंक्शन एक ही से रिलेट होना चाहिए, मतलब कि एक एलिमेंट एक ही से रिलेट होना चाहिए। यहाँ पे 3-3 से नहीं हो रहा, 3-3 से हो रहा है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई y बराबर x लाइन, क्या ये फंक्शन है? तो बिल्कुल सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। आप लाइन खींच के देखिए, ये एक ही बार कट करेगी, तो ये फंक्शन है। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं साइन एक्स का बताओ मेरे को, तो सर साइन एक्स, सर लाइन खींचिए आप, ये भी सर एक बार कट करते हो, तो साइन एक्स भी अपना फंक्शन है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं अपने। बेसिकली सर जो पहला सवाल है, क्या दे रखा है अपने को, बताना है कि ये कौन, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, ठीक है सर। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स, एक्स और वाई जो है मेरे दोनों रियल नंबर है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, बातें आ रही हैं समझ में। तो मीन्स कि सर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स, तो सर ये तो कुछ नहीं है, तो एक पैराबोला की इक्वेशन है, जो क्या होता है एक फंक्शन, इसके ऊपर लाइन खींचिए, तो सर ये फंक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या, मतलब जो पहला है वो क्या है, फंक्शन नहीं है सर, बहुत बढ़िया। एंड अगर ये होता, अगर ये होता y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, सर ये हमने पढ़ा है, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक है जिसका ग्राफ ऐसे होता है, बिल्कुल सर ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर देखिए y बराबर मोड x, तो सर ये भी फंक्शन है, बनाने की जरूरत नहीं है, वी शेप का ग्राफ बनेगा, लाइन खींच के देखिए एक ही बार कट करेगी, ठीक है सर, ये फंक्शन नहीं है, ऑप्शन सी। ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, तो ये अपना नहीं है। तो सर्कल सर अपना कुछ ऐसा होता है, तो सर सर्कल बना लेते हैं, सर सर्कल बना लेते हैं। तो इसके ऊपर लाइन खींचिए, तो सर ये फंक्शन नहीं है। तो सर ये देखिए 1 2 बार लाइन कट करती है, 2 या 2 से ज्यादा बार कट करे तो वो फंक्शन नहीं है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर ये भी फंक्शन नहीं है, ये एक बेसिकली आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, ये भी एक फंक्शन नहीं होता है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि सर ये बताओ मेरे को मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू में 1, ठीक सर, इसका ग्राफिकली अगर मैं तुमको बताऊं तो देखो भाई, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू में 1 दे रखा है सर। तो सर पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं सर, दोनों ही क्या होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सर, तो ठीक है सर। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो मोड एज इट इज खुलेगा, तो ठीक है सर। आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो y कितना मिल रहा है सर, y मिल रहा है 1, ठीक है सर। तो ये लाइन, और जब आप y 0 करोगे तो x मिलेगा 1, ठीक है सर। तो लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। एंड सर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सर अपना क्या होता है, जो x होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये इसको एक नेगेटिव साइन से बाहर निकालेगा जो मोड होता है, ठीक है सर। एंड प्लस में
जो y होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू 0 पर जो x है मेरा वो कितना आ रहा है, वो सर -1 आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देख लेते हैं सर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चर्चा कर लेते हैं सर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों ही भाई साहब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे जब आप लाइन खींचोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एंड अगर इसकी एक एक्सप्लेनेशन और दूं मैं आपको, एक एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसकी और दूं आपको, तो देखिए कि इसके अंदर आप एक काम कीजिए, कोई सा एक्स रखिए जिस पे वाई डिफाइन हो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू अगर हाफ रखता हूं, एक्स अगर हाफ रखता हूं तो मेरा वाई कितना आ रहा है, देखो एक्स हाफ रखूंगा तो सर हाफ तो पॉजिटिव है। ठीक है, इधर जाएगा तो भी हाफ आएगा, तो मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू में हाफ, तो सर वाई इज इक्वल टू में प्लस माइनस हाफ, मतलब कि एक एक्स पे 2 वाई मिल गए। ठीक है सर, तो ये फंक्शन नहीं है। अब सर अब मूव करते हैं अपने क्या, अब बात करते हैं जो मैंने बताया था ना आपको कि मैं पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, इस पे मैं अलग से एक पॉइंट लेके आया हूं। ठीक है, तो थोड़ा सवाल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है सर, समझते हैं क्या है डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ। ये वाला पॉइंट भी तभी वैलिड है जब आपको फंक्शन का ग्राफ पता हो। ठीक है, कि ग्राफ को देखकर उसकी डोमेन रेंज बताना। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो ग्राफ को देखकर अब हम उसकी डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे, डोमेन पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस मींस कि एक्स एक्सिस का मतलब कि ग्राफ कब कब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, या ऊपर या नीचे। कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन ग्राफ कवर कर रहा है। अगर एक भी पॉइंट के ऊपर या नीचे अगर आपको ग्राफ मिलता है, अगर मैं पॉइंट वाइज सोचूं तो वो डोमेन का हिस्सा होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है सर, 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सर इनके ऊपर ग्राफ है तो ये डोमेन का हिस्सा है। ठीक है सर, इनके नीचे कोई ग्राफ नहीं है, अगर होता तो काउंट करते अपने। ठीक है, अगर एक भी जगह पर ग्राफ मिलता है तो वो डोमेन का हिस्सा होगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कि मतलब पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय, लाइन को ध्यान से पढ़िए, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, कि एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर रहा है ग्राफ, उसको अपने क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस का सर कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 1 से लेकर के 5 तक। अब सर बात करते हैं एंड पॉइंट पर, तो सर 1 पर लगा हुआ है डार्क सर्कल, तो सर वो इसके ऊपर तो ग्राफ है, इसके ऊपर तो ग्राफ है, तो सर 1 तो काउंट होगा। अगर इसकी डोमेन लिखूं मैं तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल लगा हुआ है। सर इसके ऊपर तो ग्राफ है तो 1 तो काउंट होगा। एंड सर 5 के ऊपर तो सर ग्राफ नहीं है, तो 5 के ऊपर होलो सर्कल लगा हुआ है, तो ये ग्राफ नहीं है इसके ऊपर, तो सर ये ग्राफ में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये डोमेन में काउंट नहीं होगा सर। 1 से लेकर के 1 क्लोज से लेकर के 5 ओपन, इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी सर। आ रही है बात समझ में। ठीक है, एंड इसी प्रकार से अगर मैं रेंज बताऊं तुम्हें, रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। मींस आपने बताया डोमेन क्या होती है कि एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, मतलब कि जितना पोर्शन एक्स एक्सिस का कवर कर रहा है ग्राफ। ठीक है, एंड इसी प्रकार से वाई एक्सिस क्या होती है, मतलब कि रेंज क्या होती है, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। कि अगर एक भी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में अगर आपको ग्राफ दिखता है वाई एक्सिस के, कि अगर 4 है, इसके अगर लेफ्ट में यहां पे ग्राफ है और राइट में यहां पे भी ग्राफ है, तो वो भी रेंज के अंदर काउंट होगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है सर, आ रही है बातें समझ में, मतलब कि यहां से देखिए, इसके सर राइट में ग्राफ है, लेफ्ट में ग्राफ नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मीन्स की पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ,
कि एक भी पॉइंट पे लेफ्ट या राइट पे अगर आपको ग्राफ दिखता है तो वो रेंज का हिस्सा होगा भाई साहब, ठीक है सर। आइए इसकी रेंज लिखते हैं सर। y बिलोंग्स टू सर 2 के राइट में ग्राफ है सर, 2 से 6 तक ग्राफ चल रहा है अपना, यहां से ऊपर नीचे हो रहा है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कहां तक गया है ग्राफ अपना 2 और 6 के बीच में ही रह रहा है ग्राफ, ठीक है सर। इतना एक्सिस मतलब इतना पोर्शन कवर कर रहा है वाई एक्सिस का ग्राफ, ठीक है सर। तो सर 2 से 2 के राइट में ग्राफ है सर, क्लोज ब्रैकेट 2 से सर, अब देखिए 4 के राइट में ग्राफ है जी सर, बिल्कुल है सर, लेकिन सर यहाँ तो होलो सर्कल है, लेकिन सर होलो सर्कल है, मैंने क्या बोला कि एक भी पॉइंट पे अगर आपको ग्राफ दिखता है तो वो रेंज का हिस्सा है। इसके सर राइट में ग्राफ है 4 के, यहाँ होलो सर्कल है तो भाई यहाँ पे भी तो देखो है, यहाँ पे तो ग्राफ बन रहा है ना, तो इस वजह से क्या होगा, ये रेंज का हिस्सा होगा 4 भी। तो मैं 2 से 6 क्लोज क्या है, इसकी रेंज है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखते हैं सर डोमेन निकालने के कुछ मेथड देख लेते हैं, अपने डोमेन निकालने के कुछ मेथड देख लेते हैं। देखिए भाई साहब, हमारा YouTube चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स करके हमने लेक्चर डाल रखा है, जिसके अंदर मैंने वेवी कर्व मेथड बताया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा लेक्चर देखिए, वेवी कर्व मेथड देख के आइए, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा भाई, ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर फाइंडिंग डोमेन, देखिए डोमेन एक्चुअल में क्या है, फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन समझिए। फंक्शन क्या है, एक मशीन है, ठीक है, मशीन है। जैसे कि मान लीजिए कपड़े धोने की मशीन होती है, तो वो क्या होती है कि जिसके अंदर अपने कपड़े धो सकते हैं, और तो कुछ नहीं धो सकते ना भाई, तुम बर्तन थोड़ी धो सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, फंक्शन भी एक मशीन है। और डोमेन क्या है, मतलब कि कौन कौन से, अगर आप देखें, मैं अब देखिए आपने डाले गंदे कपड़े मशीन के अंदर, एग्जांपल समझिए, आपने गंदे कपड़े डाले मशीन के अंदर, जो गंदे कपड़े हैं वो आपका क्या है, इनपुट है, और जो साफ कपड़े निकले हैं मशीन के थ्रू वो क्या है, आपका आउटपुट है। मींस की जो वैल्यूज ऑफ एक्स है वो हो गई अपनी डोमेन, और जो आउटपुट मिलेगा फंक्शन के अंदर जब वैल्यू रख के, वो मिलेगा अपने को वाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से भाई डोमेन कि फंक्शन को दिक्कत कहां कहां है, अगर भाई कपड़े धोने वाली मशीन के अंदर आप बर्तन डाल दो तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऊट पटांग सा डाल दो तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो डोमेन होती है, जो फंक्शन होता है, वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा, ये डोमेन बताएगा हमें। क्या बताएगा, डोमेन बताएगा हमें कि ठीक है, कि जो फंक्शन है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो डोमेन निकालने के कुछ मेथड है कि देखिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है वो x आप क्या कीजिए, अपने आंसर में से हटा दीजिए, या डोमेन में से हटा दीजिए जब आप डोमेन लिखो, ठीक है सर। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डिनोमिनेटर इज इक्वल टू में 0, जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो x निकालिए, उसको डोमेन में से हटा दीजिए, ठीक है सर। एंड दूसरा मेथड क्या है, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटेस्ट देन इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0। सर इवन स्क्वायर रूट मतलब कि पावर हाफ, या फिर बोलो पावर 3/2, या फिर बोलो 7/2, ठीक है। जो इनके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए सर, अपना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन हो इसके अंदर लिखा होगा तो वो क्या होना चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए, वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए सर, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ पर्सनल डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है सर, लाइक लॉग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, etc, ITF पढ़ेंगे। जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कराया है, बट इसके अंदर भी मैं कराऊंगा सर। लॉग मतलब कि देखिए log a विद बेस b, जो सर log को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, log को सर डिफाइन होने के लिए सर जो उसका नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो
बेस है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना है भाई अपने को, मतलब कि उनकी पर्सनल डोमेन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है सर। एंड कुछ नोट, एक नोट है वो डालिए आप कि नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन बिफोर फाइंडिंग डोमेन, कि मतलब कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है, आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया कि बताओ भाई इसकी डोमेन क्या है, आपको वहीं कहीं काटापीटी होती हुई दिख रही है फंक्शन के अंदर, एलसीएम लेना नहीं है, एलसीएम उलसीएम लेना नहीं है, काटापीटी होती दिख रही है, तो वो नहीं करना आपको कुछ, फंक्शन को जैसा है वैसा ही रहने दो और वैसे ही स्टार्ट करो सवाल को। ठीक है, कि कुछ भी अपने को सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है डोमेन निकालते समय। ठीक है, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन फॉर फाइंडिंग बिफोर फाइंडिंग डोमेन। ठीक है, इफ डोमेन ऑफ, सेकंड पॉइंट देखिए, इफ डोमेन ऑफ y बराबर x, मतलब कि अलग अलग पार्ट में दे रखी हो डोमेन आपको, तो क्या करना है आपको, मतलब अलग अलग कंपोनेंट दे रखे हो ना भाई, तो हर एक कंपोनेंट अलग से लेना है, उसकी डोमेन निकालनी है, एंड देन फाइनली उनका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन आपको ले लेना है। ठीक है, ठीक है। एंड ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए सर। जैसे कि ये फंक्शन है f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपने सर निकाल दी डोमेन, मान लीजिए f ऑफ x की जो डोमेन आई है वो d1 आई है, और g ऑफ x की डोमेन आई है वो कितनी आई है सर, d2 आई है। आपको फाइनली क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। एक बात और बताई थी मैंने कि g ऑफ x जहां भी 0 हो रहा है वो आपको हटा देना है अपने पार्ट में से। ठीक है, ताकि ये डिफाइन रहे। अगर भाई डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है सर, कुछ सवाल देख लेते हैं डोमेन के ऊपर। एंड सर बताइए ट्रू और फॉल्स में बताना है। स्टेटमेंट 1 दे रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू में अंडर रूट x माइनस 4 इंटू में x माइनस 7 एंड g ऑफ x ये दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम है, ट्रू और फॉल्स में बताना है। इन दोनों की जो डोमेन आएगी वो सेम आएगी सर, नहीं आएगी सर। ठीक है, देखते हैं, पहले करके देखते हैं सर। x माइनस 4 रूट के अंदर दे रखा है तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ये पॉइंट बताया मैंने। इवन स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो तो उसको क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सर इसी प्रकार से सर एक कंपोनेंट ये दे रखा है, एक कंपोनेंट ये दे रखा है, दो कंपोनेंट दे रखे हैं fx के अंदर बिठा रखे हैं, तो इसकी डोमेन निकालेंगे इतने पार्ट की और इसकी डोमेन निकालेंगे, एंड फाइनली इनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे कि ये दोनों बातें एक साथ सही कब हो रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है सर। एंड अब देखिए भाई, तो x माइनस 4 रूट के अंदर दे रखा है तो उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड x माइनस 7 इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इनका इंटरसेक्शन ले रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। ठीक है सर, ये मेरा क्या है, f ऑफ x है। पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। ठीक है सर, यहां से जो x आएगा वो मेरा कितना आएगा, 4 या 4 से बड़ा, और यहां से जो x आएगा मेरा वो 7 या 7 से बड़ा। देखो भाई वेवी कर्व मेथड आपको आना चाहिए, ये बेसिकली वेवी कर्व मेथड ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सर नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए सर। 4 यहाँ होता है, 7 यहाँ होता है। ये बोल रहा है 4 या 4 से बड़ा, एक बोल रहा है सर 7 या 7 से बड़ा। तो मतलब जो इसकी डोमेन आई है वो कितनी आई है, f ऑफ x की जो डोमेन आई है वो कितनी आई है भाई, वो कितनी आई है, वो आई है सर 7 से लेके इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 7 से इन्फिनिटी सर। ठीक है, ये आ गई अपनी f ऑफ x की डोमेन। अब ये बोल रहे हैं कि g ऑफ x की डोमेन बताओ भाई मेरे को कितनी होगी। सर g ऑफ x की डोमेन निकाल लेते हैं अपने। सर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना पड़ेगा ना भाई। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 28 इज इक्वल टू में 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड इसके जो फैक्टराइज आप करोगे, इसको क्वालिटी को फैक्टराइज करोगे तो इसके रूट्स आएंगे कितने, x माइनस 4 और x माइनस
7 एंड यहाँ से अगर आप इसकी डोमेन निकालोगे जी ऑफ एक्स की 4 7 सर इसको पूरे एक्सप्रेशन को क्या होना है पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव कितने पार्ट के लिए है सर ये सर एक तो इतने पार्ट के लिए एक इतने पार्ट के लिए। सर इसकी जो रेंज आई है इसकी सॉरी डोमेन आई है वो क्या आई है सर इसकी डोमेन आई है माइनस इन्फिनिटी से 4 क्लोज यूनियन क्लोज ब्रैकेट 7 से इन्फिनिटी। सर इसकी डोमेन आ रही है ये जी ऑफ एक्स की और इसकी डोमेन आ रही है सर 7 से इन्फिनिटी। इसकी डोमेन आ रही है सर माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। तो सर अलग अलग ही आ रही है ना भाई डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सर। ठीक है क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सर। अब देखिए आप इसको ये देखिए अलग अलग है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो यही बन जाएगा आपका, जो कि नहीं करना आपने को। ठीक है सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है पहली बात तो ये जैसा है वैसा ही रहने देना है और वैसे ही स्टार्ट करना है आपको। ठीक है सर एंड अब दूसरा सवाल देखते हैं। बेसिकली दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेसिकली वो देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एफ ऑफ एक्स मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है मेरा एक्स है। ठीक है सर बहुत बढ़िया एंड इनकी डोमेन पूछ रहा है क्या अलग अलग है। ठीक है सर तो इन भाई इसकी डोमेन क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की डोमेन सर क्या हो जाएगी सर सारे रियल नंबर चलेंगे बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ये हो जाएगी ना भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स मतलब एक्स को जीरो नहीं होना है बाकी सब चलेगा। ठीक है सर यहाँ पे तो सर रियल नंबर है ही वाह इसकी डोमेन तो सर यस सर हैविंग डिफरेंट डोमेन्स जी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा सर। ठीक है एंड है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है तो सर अब इसकी डोमेन निकालनी है सर। ठीक है सर रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी है तो मींस क्या पॉजिटिव होनी चाहिए एंड सर इधर डिनोमिनेटर के अंदर भी रूट दे रखा है तो वो भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए सर। ठीक है सर बहुत बढ़िया जो कंडीशन है वो लगाइए डोमेन निकालने की। ठीक है सर तो सर जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको क्या होना पड़ेगा सर पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 0 एंड दो कंपोनेंट चल रहे हैं, एक ये इधर x का कंपोनेंट चल रहा है इधर x का कंपोनेंट चल रहा है। तो मींस कि इन दोनों के ही डोमेन निकालिए एंड फाइनली उनका क्या लीजिए इंटरसेक्शन की ये दोनों बातें एक साथ सही कब कब हो रही है। ठीक है सर बहुत बढ़िया एंड अब देखिए सर इसका इंटरसेक्शन लेना है इस क्वांटिटी के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन क्यों नहीं आया यहाँ पे बिकॉज सर ये जो रूट है इक्वल्स टू का साइन का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि ये क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है। नहीं सर अगर ये जीरो हो गई तो यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर और जीरो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है डिनोमिनेटर के अंदर बन गया तो। ठीक है कि डिनोमिनेटर के अंदर जीरो बन गया तो वो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वलिटी मैंने नहीं लगाई। ठीक है तो सर इसको फैक्टराइज कीजिए इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का दैट इज कितना माइनस का भाई कर लो यार कितना आएगा यार दैट इज माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इंटरसेक्शन विद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इज। ठीक है एंड यहाँ से निकालना भाई कितना आएगा x यहाँ से कॉमन निकाला तो x माइनस 2 एंड यहाँ से अगर मैं तो यहाँ से अगर निकालो तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4 ठीक है सर अब इनका कह लीजिए आप इंटरसेक्शन ले लीजिए सर रूट आए हैं मेरे कौन कौन से x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 एंड इसको क्या होना पड़ेगा 0 या 0 से बड़ा विद इंटरसेक्शन विद x प्लस 1 और x माइनस 4। ठीक है एंड अब क्या कीजिए आप ठीक है सर एंड ये भैया क्या बोल रहे हैं सर एक तो है 1 और एक है 2 सर पॉजिटिव वाला पार्ट देखना है अपने को तो। ठीक है सर
सर ये वाला पार्ट देखना है सर, 2 पे लगाएगा क्लोज क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ पे भी आएगा क्लोज। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप जरूर देखिए। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है भाई, वेवी कर्व मेथड है, आई थिंक आपको आना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ से जो एक तो ये निकल गया है इंटरसेक्शन विद, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज -1, 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भाई। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा होलो एंड यहाँ पे भी आएगा होलो। ठीक है सर, अब क्या कीजिए, इन जो जितने भी रूट हैं वो अभी एक नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए आप। ठीक है सर, प्लॉट कर रहा हूँ मैं, एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए जितने भी रूट्स हैं ये। ठीक है सर, सबसे पहले आएगा -1, फिर 1, फिर 2, फिर 4। सर एक बोल रहा है 2 से बड़ी वैल्यू, एक बोल रहा है सर 4 से बड़ी वैल्यू। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड चलता जाएगा भाई इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड ये बोल रहा है सर 1 से इधर एंड -1 इधर है भाई अपना। ठीक है सर, एंड कॉमन पार्ट कौन सा है, ये दोनों लाइनें कब कब एक दूसरे के ऊपर ऊपर आ रही है, वो क्या है अपना इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सर। तो सर इसका जो फाइनल आंसर लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे देखते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज क्या है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, एंड सर अब देखिए सर, इसकी डोमेन निकालिए सर। एक तो सर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि उनकी जो फंक्शन है, अब ये रूट के अंदर एक फंक्शन और बिठा रखा है, तो इसकी भी पर्सनल डोमेन का आपको ध्यान रखना है सर। ठीक है, पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है मींस कि जो इसका बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इसका नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर बेस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि सर यहाँ पे कांस्टेंट बिठा रखा है, तो इसको तो जरूरत नहीं है करने की सर। ठीक है, जो भी है, तो सर पहली कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव करो। सर रूट के अंदर लिखा हुआ है सर log दैट इज 5x माइनस का x² अपॉन में 4, इसको कीजिए सर आप पॉजिटिव। ठीक सर, एक कंडीशन और लगानी है, दैट इज इंटरसेक्शन लेना है आपको। ठीक है सर, एंड सर log की पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है सर। ठीक है, एंड जो ये एक्सप्रेशन है 5x माइनस में x² अपॉन में 4, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, दैट इज 5x माइनस में x² अपॉन में 4, इधर इतना 1 बन जाएगा इधर। ठीक है, ये पावर इधर गई ना भाई, ये आई थिंक लॉगरिथमिक में आपको बताया होगा। एंड यहां से देखो भाई, इस 4 को इधर भेजो, 5x माइनस का x², ये 4 इधर आ गया। एंड देखो भाई, तो 0 दैट इज x² माइनस में 5x प्लस में 4, इस क्वांटिटी को 0 या 0 से क्या करना है, आपको बड़ा करना है सर। बहुत बढ़िया। एंड इसके यार आप देखिए, इसका भी आप कर सकते हो, आई थिंक हो जाएगा भाई, इसको फैक्टराइज करना है एंड इसका भी आपको इंटरसेक्शन लेना है। मैंने आपको बता दिया है इस सवाल के अंदर, पहले सवाल के अंदर। ठीक है, मैंने कंडीशनें बना के दे दी आपको। ठीक है, उसके आगे आप आई थिंक कर सकते हो, कैलकुलेशन ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड आगे देखते हैं सर, एंड ये क्या है आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूरा एक चैप्टर है इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर, अभी मैंने 3 लिखवाए हैं, 3 और पढ़े हैं। ठीक है, तो भाई इनके ऊपर क्या है, पूरा चैप्टर है। तो अभी के लिए आप इनके याद कर लीजिए, मैंने लिखा है रिमेंबर। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो ये होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है। आप इसको याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, एक पूरा चैप्टर है भाई, वो अपने करेंगे, जो कि इससे अगला चैप्टर ही है। ठीक है सर, एंड अब मेरे को बताओ इसकी डोमेन बताइए आप। सर इसकी डोमेन बताते हैं सर। पहली कंडीशन तो क्या है कि सर जो रूट के अंदर लिखा हुआ उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो cos x है वो मेरा cos x माइनस हाफ, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, विद इंटरसेक्शन मतलब पॉजिटिव होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन विद दिस क्वांटिटी दैट इज 6 प्लस 35x माइनस में 6x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू में, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर बैठा है भाई रूट। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
एंड यहां से अगर मैं बताऊं तो कोस एक्स सर अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे, देखो भाई इसको अगर आप सोल्व करने जाओगे तो इसका कोई एक आंसर नहीं आएगा, इसके इनफाइनाइट आंसर आएंगे। ठीक है, आप बोल रहे हो कि कोस एक्स हाफ या हाफ से बड़ा कब कब होता है, तो भाई इसके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, मतलब इनफाइनाइट आंसर आएंगे। ठीक है, इसके इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे यूनियन के अंदर। ठीक है सर, सर आपको क्या लेना है, बेसिकली इंटरसेक्शन लेना है इसका इसके साथ में। तो आप एक काम कीजिए, पहले इस पार्ट को देख लीजिए एंड फाइनली फिर उसका आप इंटरसेक्शन ले लीजिए इसके साथ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो पहले अपने काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे को क्या है, नेगेटिव दिख रहा है, तो वो मेरे को पॉजिटिव में देखना अच्छा लगता है। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहा हूँ मैं, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये कितना बन जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 35x माइनस का 6 एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड 6x स्क्वायर माइनस का 36 x प्लस का x माइनस का 6। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड यहां से आप एक काम कीजिए, 6x कॉमन निकालिए, यहाँ पे कितना बनेगा, x माइनस में 6 बनेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे कितना बनेगा, x माइनस में 6 एंड यहाँ से जो इसके रूट आए हैं वो कितने हैं, 6x प्लस 1 एंड और एक आया है x माइनस में 6। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज माइनस का 1/6 एंड एक आया है अपना 6 सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सर, इक्वलिटी लगी नहीं हुई है तो ये आएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइनली इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है सर आपको। ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर अब आप क्या कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए, कोस एक्स का ग्राफ बनाइए सर आप। बेसिकली अगर मैं कोस एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो देखो भाई जगह कम रहेगी, मेरे को लग रहा है जगह कम रहने वाली है यार। तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं भाई। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ होने जा रहा है सर। कोस एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। एंड ये ग्राफ फिर से अच्छा नहीं बना है, तो इसको एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो सर आप बोल रहे हो क्या, कोस एक्स हाफ या हाफ से बड़ा। ठीक है सर, तो आप इसको ग्राफिकली सोचिए, ग्राफिकली सोचिए सर। सर ग्राफिकली सोचते हैं तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब सर यहां कहीं होता है अपना 1 एंड यहां कहीं होता है सर -1 एंड यहां होता है सर अपना कितना, दैट इज π/2 पाई एंड यहां कहीं होता है सर अपना 2π। ठीक है सर, एंड यहाँ पे माइनस का π/2। ठीक है, मेरे को भी ये बताओ कि जो कोस एक्स की वैल्यू है वो हाफ कब कब आती है। ठीक है सर, कोस एक्स मतलब हाफ वाली लाइन कौन सी हो जाएगी सर, अब y बराबर हाफ वाली आप लाइन खींच दीजिए जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ सर। ये कौन सी लाइन है, y बराबर हाफ वाली लाइन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर कोस एक्स की जो वैल्यू है वो हाफ कब आती है सर, वो आती है सर π/3 पर। सर यहाँ कहीं होता है सर अपना π/3। ठीक है सर, एंड यहाँ होता है सर माइनस का π/3। ठीक है सर, और उसके आगे चलेंगे तो सर यहाँ पे कितना आएगा, एंड यहाँ पे दैट इज 3π/2, 2π माइनस में π/3 दैट इज में 2π माइनस में π/3 दैट इज 5π/3।
तो सर यहां कहीं होता है अपना 5π/3 एंड यहां पे भी आएगा अपना माइनस का 5/3 यहां पे आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हो कि cos x जो है वो हाफ या हाफ से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मींस कि जो cos x का ग्राफ है वो हाफ वाली लाइन से ऊपर कब कब आ रहा है, हाफ तो हो रहा है, ठीक है सर, लेकिन हाफ से ऊपर कब कब है, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या कह रहा है कि cos x का ग्राफ हाफ वाली लाइन से कब कब ऊपर आ रहा है। ठीक है सर, तो सर मैं बोल सकता हूं कि इतने पार्ट के लिए जो ये वाला पार्ट है मेरा, जो भी मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, तो इतने ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है एंड यहां पे भी ये पार्ट ऐसे, सर ये पार्ट जो है ये ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, इधर भी चलते रहेंगे और इधर भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि cos x का ग्राफ हाफ या हाफ से बड़ा कब कब आ रहा है सर, इतने इंटरवल के लिए आ रहा है, फिर इतने इंटरवल के लिए आ रहा है, फिर उससे आगे इंटरवल के लिए आ रहा है, मतलब चलता जाएगा भाई ये। ठीक है, तो सर फाइनली आपको क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ में। ठीक है सर, सर यहां कहीं अपने देख लेते हैं अब cos x का जो ग्राफ बनाया था अपनों ने, वो देखिए आप सर, आपको इंटरसेक्शन लेना है ना भाई इसके साथ में। कितना आया था, एक आया था दैट इज माइनस का 1/6 और एक आया था 6, ऐसा आया था। तो भाई एक काम करो, मेरे को तुम ये बताओ सर, पाई की वैल्यू होती है सर 3.14 होती है, आ रही है बात समझ में, कितनी होती है 3.14 होती है। अब मेरे को ये बताओ कि 5π/3 कितना होता है सर, 5π/3 देखिए आप कि 3.14 होती है, किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू, दैट इज 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 15 पॉइंट समथिंग। देखो भाई 5 इंटू में 3.14 दैट इज 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट कुछ को आप 3 से डिवाइड करोगे दैट इज 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मतलब कि 5π/3 है, 5π/3 है वो 6 से बड़ा होगा। मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा 5π/3 है वो किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो मतलब कि 6 कहीं यहां कहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 6 मेरा यहां कहीं है। ठीक है, एंड माइनस का 1/6 देख लेते हैं अपने कहां होगा, माइनस का 1/6 कितना होगा, दैट इज माइनस का π/3 कितना होता है भाई, पहले तो मेरे को ये बताओ माइनस का π/3 कितना होता है, एंड माइनस का सर 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो दैट इज 0 पॉइंट माइनस का, तो सर ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो सर ये इधर आएगा। ठीक है सर, अब इसका यहां से इंटरसेक्शन लेना है सर अपने को। ठीक है सर, इतने पार्ट के लिए। ठीक है सर, वही बहुत बढ़िया। एंड अब मेरे को बताओ, तो अब इसका जो मैं फाइनली आंसर लिखने जाऊंगा दैट इज x बिलोंग्स टू दैट इज, अब देखो भाई ये दोनों बातें एक साथ सही कब कब हो रही है सर। ठीक है, यहां से यहां तक के लिए इंटरवल के अंदर देखो, यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए आप देखिए कि ये जो रेंज है वो इस रेंज को भी सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, और इस रेंज के अंदर जो cos x का ग्राफ है वो हाफ से बड़ा भी आ रहा है। ठीक है सर, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट दैट इज माइनस का 1/6 से, दैट इज 1/6 से दैट इज π/3, π/3 सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब π/3 तो हो सकता है ना भाई, इक्वलिटी लगी हुई है तो यहाँ हाफ तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्लोज आएगा आंसर, बीच में गैप है, यूनियन, एंड 5π/3 से 6। ठीक है सर, वो भी कितना आएगा, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, दैट इज 5π/3 से 6 आएगा भाई, ओपन आएगा 6 पे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
तो ये इसका आंसर होगा फाइनली। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा सर फाइनली। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। एंड 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आप। तो क्या बोला, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी डोमेन निकालनी है सर। ठीक है सर, एक कंपोनेंट ये दे दिया, एक कंपोनेंट लोग का दे दिया सर, बहुत बढ़िया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4, सर डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि जो एक्स स्क्वायर, जो एक्स है मेरा, वो प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन विद, इसका मतलब क्या है कि +2 और -2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सभी वैल्यू चलेगी। ठीक है, मीन्स कि अगर इसको नंबर लाइन पे अगर समझें तो सर -2 यहाँ होता है और 2 यहाँ होता है सर, ये और ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सभी वैल्यू चलेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इंटरसेक्शन विद दिस, सर इसका जो बेस है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस पे मतलब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर x³ माइनस x वो बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर यहाँ से x कॉमन निकालो, तो दैट इज x² -1 ठीक है सर, एक रूट आया 0, एक रूट आया सर -1, एक रूट आया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है सर, एंड अब देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए सर इधर, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली इनका इंटरसेक्शन लेना है सर आपको, इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, इंटरसेक्शन ले लीजिएगा आप। देखिए सर, मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इन दोनों के रूट्स के एक साथ प्लॉट कर रहा हूँ सर। दैट इज, सबसे पहले आएगा सर माइनस का 2, एंड उसके बाद में सर माइनस का 1, उसके बाद में 0 1, एंड ये थोड़ा सा नंबर लाइन आगे खींच देते हैं अपने, थोड़ी छोटी ना रह जाए, एंड 1 और फिर 2। सर -2 से मतलब इनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी चलेगा, ये बना दिया ऐसी की ऐसी लाइन। ठीक है, एंड -1 से 0, -1 से 0। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड सर देखिए 1 से इन्फिनिटी सर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा सर, इनका जो कॉमन पार्ट है वो ये आ रहा है सर। क्या आएगा सर इसका जो कॉमन आंसर जो इसका आएगा, दैट इज सर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से 0 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी, बीच में सर 2 को नहीं लेना, बाकी सब चलेगा। तो भाई इससे अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया, आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब सर दूसरे सवाल की तरफ देखिए, क्या बोल रहा है सर कि सर जो मोड x है उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब जो मोड x है वो x से बड़ा होना चाहिए। सर जो मोड x का, जो इसको ग्राफिकली समझाऊं तो मतलब कि मोड x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है सर, क्या होता है, ये होता है सर मोड x का ग्राफ। एंड y बराबर x लाइन से बड़ा, मतलब कि y बराबर जो x लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करती है, एक ये लाइन होती है, मीन्स ये लाइन इसके ऊपर ही है भाई। ठीक है, मीन्स कि ये बोल रहा है कि जो मोड x का ग्राफ है वो y बराबर x लाइन से कब कब ऊपर है, वो सर नेगेटिव पार्ट के लिए ही ऊपर है, मतलब कि ये इतने पार्ट के लिए ऊपर है सर, -इन्फिनिटी से 0। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है भाई, इसका डिस्कशन होगा अगली क्लास के अंदर, मैं इसका डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, ये आपको रहेगा क्या, होमवर्क रहेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं अपने। ठीक है, इनसे सवाल नहीं आता है बेसिकली, बस ये होते क्या है वो देख लीजिए आप, इनको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं सर। पॉलिनोमियल फंक्शन देख लीजिए क्या होता है, जो कि इस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जिसमें से सबसे बड़ी जो पावर है
वो कभी क्या नहीं होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। एंड जो n है मेरा वो होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब कि 0 चलेगी, 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है जो पावर है अपने, तो उसको सर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। अभी तक आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये जितने भी पढ़े हैं ये क्या है, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। एंड सर रैशनल फंक्शन किसे बोलते हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को ही हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है सर। एग्जांपल मैंने लिख दिया है सर, ठीक है। एंड क्या सर ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, सर क्या भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने कहा हाँ भाई ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो इर्रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली जिनके अंदर जो पावर है वो क्या आ जाए, फ्रैक्शन के अंदर आ जाए भाई, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर मतलब कि नॉन इंटीग्रल रैशनल एक्सपोनेंट आ जाए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस 1, इसकी जो पूरी पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल फंक्शन है, ठीक है। एंड अब देखिए भाई अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सर, सर पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन। पीस वाइज डिफाइन मतलब कि वो डिफाइन मतलब टुकड़ों में डिफाइन, कहने का मतलब ये है। तो सर मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। जो x के टर्म में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सर, अलजेब्राइक फंक्शन हमें बोलते हैं सर, ठीक है। जो x के टर्म्स में लिखे जाए, और जो बिना x के लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, जिनके अंदर सर ये आ जाए, साइन x आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या फिर बोलो तो ये भी क्या है, एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। एंड अब बात करते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर बोलो बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है सर भाई। बहुत बढ़िया। एंड इसको बोलते हैं GIF फंक्शन भी बोलते हैं सर। तो ये फंक्शन क्या बोलता है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, वो भी देखेंगे सर, ठीक है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डेफिनेशन है ना, तो अगर मैं तुमसे बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, फिर इसकी एक बता दूंगा मैं, मतलब इसको कैसे देखना है आपको। सर ये क्या बोलता है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, दैट इज 4.38 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, सर डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर ये खुद तो इंटीजर है नहीं, सर आप एक काम कीजिए, आप नंबर लाइन पे जाइए, सर यहां कहीं होता है 4 एंड यहां कहीं होता है सर 4.38 और यहां होता है सर 5। आ रही है बात समझ में, कि क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, इससे छोटा या इसके बराबर मेरे को कोई इंटीजर आप बता दीजिए। सर ये खुद तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, सर इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, सर इससे छोटा इंटीजर जो होगा वो होगा 4। सर इससे छोटा इंटीजर तो सर क्या होता है, सर वो होता है सर अपना 3 भी तो है इससे छोटा इंटीजर, मैंने कहा है भाई। सर इससे इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर तो सर 2 भी है, मैंने कहा है भाई। अब मैंने कहा ये वाली लाइन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है जो इससे छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है, 4 है जो इससे छोटा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। आ रही है बातें समझ में, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अब इसको आप ऐसे याद कीजिए, डेफिनेशन तो बता दी मैंने क्या होता है क्या नहीं होता है, अब इसको ऐसे याद कीजिए कि जिस किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, वो प्लॉट करिए कहां पे है, उससे जस्ट लेफ्ट वाला नियरेस्ट इंटीजर
उससे लेफ्ट वाला नियरेस्ट इंटीजर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, अब इसके जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आता है? नियरेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, नियरेस्ट शब्द पे गौर कीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर, तो वो कौन सा है सर? वो है 4। ठीक है सर, जो सबसे नजदीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में? ठीक है, एंड अब इस पे कुछ एग्जांपल है, वो देख लीजिए सर। एंड ऐसे अगर मैं 2.72 का तुमसे पूछूं सर, 2.72 सर यहाँ होता है सर 2, यहाँ होता है सर 2.72, यहाँ होता है सर 3। सर इससे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर दैट इज 2। ठीक है सर, इससे सर जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर वो आ जाएगा सर 2। अगर यही मैं तुमसे पूछ लूं कि 1.98 बताओ मेरे को इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, तो सर तुम बोलते हो कि भाई कि जो 1 है सर वो यहाँ होता है, एंड देखो तुम बोलते हो कि सर 1 यहाँ पे होता है एंड 1.98 यहाँ पे है, और जो 2 है मेरा यहाँ पे है। अब मैंने तुमसे पूछा कि मेरे को 1.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो तुम क्या बताओगे? तुम कहोगे कि सर आपने क्या बताया कि इसके लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर बताना है, जस्ट लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर। सर आप तुम गौर कर रहे हो किस पे? नियर शब्द पे, तो नियर वर्ड पे तो सर 2 हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर, लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर, तो वो कौन सा? वो 1 ही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है सर भाई, बहुत बढ़िया। एंड माइनस का 0.73 सर यहाँ होता है -1, एंड यहाँ होता है माइनस का 0.73, और यहाँ होता है सर 0। मैंने कहा ठीक है भाई, लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर दैट इज -1। जब कभी भी डाउट आए तो नंबर लाइन पे आपको जाके सोचना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा सर। माइनस का 3.72 इसका कितना हो जाएगा? देखिए सर, यहाँ होता है सर माइनस का 4, एंड यहाँ होता है सर माइनस का 3.72, और यहाँ होता है सर माइनस का 3, होता है ना भाई? तो इसके जस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? दैट इज माइनस का 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस का 4 हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं 11/6 का, सर ये जाएगा कितने पे? 2 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब सॉरी 1 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1। ठीक है, एंड सर अब ये देखिए 1 में x² + 1। अब आप क्या पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो कि 1 में x² + 1 में 1, सॉरी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप पूछ रहे हो। तो भाई देखो, तो सर ये डिपेंड कर रहा है x पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई मेरे को ये बताओ, क्या तुमको ये पता है जो x² होता है, जो x² होता है वो क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है जिसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी आएगी। एंड अब एक काम करो, तुम इसमें 1 ऐड कर दो, तो सर x² + 1 अगर इसमें तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड करोगे तो दैट इज 1 से इन्फिनिटी। अब आप एक काम कीजिए, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब क्या कीजिए, आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, एंड जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो सर इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 0, एंड 1 का रेसिप्रोकल दैट इज 1 ही होता है। ठीक है सर, अब आपने लगा दिया इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये जो है ये फंक्शन इतने के लिए डिफाइन है, मतलब कि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर यहां होता है 0 और यहां होता है 1। ठीक है सर, इनके बीच में लाखों करोड़ों वैल्यूज आएंगी। मैंने कहा आएंगी भाई, ठीक है, तो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी?
जीरो होगी। बट सर अब की बार जो 1 है उस पर क्लोज लगा है, तो मतलब कि 1 भी इसका आंसर होगा। अगर किसी भी इंटीजर का अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे को उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को बताओ, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो खुद 4 ही होगा। ठीक है, अब की बार इक्वल्स टू वाली बात याद आ रही है। ठीक है सर भाई, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो वो खुद ही इंटीजर होगा, दैट इज -2। ठीक है, तो अब की बार 1 पे यहां पे क्या लगा है, तो सर इसके दो आंसर आएंगे। तो एक तो सर इसका आंसर आएगा 0 और एक इसका आंसर आएगा 1। सर आप मेरे को बताइए 1 इसका आंसर कब आएगा, जब मेरा x क्या हो जाए, जब मेरा x हो जाए 0। ठीक है सर, एंड 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, आप एक काम कीजिए 0 को हटा करके कोई वैल्यू ले लीजिए, आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है सर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड अब देखते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी आपके सामने जितने भी फंक्शन आएंगे उनके ग्राफ भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ से क्या होता है कि एकदम पिक्चर दिख जाती है एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी डोमेन के क्वेश्चन इतने नहीं थे। ठीक है, डोमेन के क्वेश्चन अभी और भी आएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो डोमेन के क्वेश्चन और भी आएंगे। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कराने के बाद में डोमेन के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके सामने, तो अभी तो नहीं है, बट मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ला दूंगा मिक्स करके। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डाल दिया फंक्शन के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट भी डाल दिया, सिग्नम फंक्शन भी डाल दिया, 2-3 फंक्शन इकट्ठे डाल दिए, एंड फिर मैं तुमसे उसकी डोमेन पूछूंगा। तो भाई साहब उस टाइम पे आपको क्या होगा कि अगर आपको ग्राफ पता होंगे उन फंक्शंस के, तो आपको ग्राफ से क्या होगा, एक साफ पिक्चर दिखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखना सिखाया ना मैंने आपको, डोमेन रेंज ग्राफ से देखनी, तो वो ग्राफ बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं भाई। ठीक है, जिससे आप आसानी से डोमेन रेंज निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सर ठीक है, आप बोल रहे हो कि 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, आप पूछ रहे हो कि सर 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। सर 0 चलेगा, 0 चलेगा सर, 1 नहीं चलेगा, 1 पे लगा हुआ है क्लोज। तो सर ठीक है सर, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा भाई। ठीक है, एंड सर 1 से 2 सर 1 चलेगा, 2 नहीं चलेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1 ही हो जाएगा। ठीक है सर, 2 से 3 इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मतलब कि 2 और 3 के बीच में जो नंबर आते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट इज सर 2 होगा, क्योंकि सर 3 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है। ठीक है सर, एंड -1 से 0 उनका कितना होगा भाई, देखो यहाँ होता है सर -1, यहाँ होता है सर 0, इनके बीच में जिनका ये होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, और 0 पे क्या लगा हुआ है, अपना ओपन लगा हुआ है। तो सर यहाँ पे -1 एंड इधर -2, इधर कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम कीजिए, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए सर। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं भाई, तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो सर 0 से 1, तो y बराबर में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो सर 0, तो सर यहां होता है 1, यहां होता है 2, 3, 4, -1, -2, -3, इतना चलेगा, इतना ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है सर, वही बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, दैट इज सर 0 होगा। 0 पे क्लोज है, 0 पे क्लोज है, तो यहां पे सर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, 1 पे ओपन है सर। ठीक है, आप y बराबर
जीरो वाली लाइन आपने खींच दी सर, ठीक है। एंड 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट इज 1 होगा सर, ठीक है सर। 1 से 2, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सर 1 से 2 पर ओपन है सर, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, y बराबर 1 वाली लाइन आप खींच दीजिए सर, ये होगी y बराबर 1 वाली लाइन। देखो तो सर ये अपनी y बराबर 1 वाली लाइन है, ठीक है। अपने को पार्ट गिनना चाहिए, दैट इज 1 से 2, तो अपनों को 1 से 2 वाला पार्ट अपने यहाँ पे उठा करके ले आए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जितना पार्ट चाहिए उतना लाइन में से हम उठा के लिए आए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट इज सर y बराबर 2 वाली लाइन आएगी, 2 से 3 के बीच में, 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, तो 2 से 3 ऐसे, ठीक है। एंड इधर कौन सी लाइन आएगी, y बराबर 2 वाली लाइन आएगी सर, यहाँ पे 2 वाली लाइन आएगी सर, ठीक है। एंड 3 से 4 के बीच में सर 3 पे लगा हुआ क्लोज और 4 पे लगा हुआ ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, दैट इज y बराबर 3 वाली लाइन आएगी सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं नेगेटिव वालों की बात करूं तो सर नेगेटिव वालों की बात करूं तो मैं दैट इज सर यहाँ पे आएगा होलो सर्कल, एंड यहाँ पे ऐसे चलेगा, ठीक है, एंड ऐसे चलेगा, एंड ऐसे चलेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो सर यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज -1, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज -2, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी सर -3 आएगी सर, ठीक है। आ रही है बातें समझ में। तो देखिए ये एक सीढ़ी बनती जा रही है, सीढ़ी बनती जा रही है, तो इसको इस वजह से स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए भाई, ठीक है। बनता कैसे है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं सर। किसी भी इंटीजर के ऊपर या फिर किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 50 या 60 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ा देते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 3.14 है, इसके ऊपर मैंने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, मैंने कहा भाई इस अंदर वाले बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, वो होगी 3, तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी सर 3, 3, तो मतलब कितनी बार मर्जी चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है सर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बेसिकली x ही आ जाएगा, ठीक है सर। एनी नंबर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपने कोई सा नंबर बिठा रखा है, आपने मान लीजिए आपने ऐसा बिठा रखा है √37 माइनस √115, मान लीजिए पाई माइनस में e², तो ऐसा करके आपने ऐसे डाला गया भाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि ऊट पटांग सी वैल्यू आपने इसके अंदर रख दी। मेरे को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, बट इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक आंसर ये एक इंटीजर ही देगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, पर इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो एक इंटीजर ही आएगी। तो मतलब कि कोई सा नंबर हो वो आंसर आपको एक इंटीजर ही देगा। ये फंक्शन उसको एक इंटीजर ही बना के बाहर निकालेगा भाई, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो तो उसको वो इंटीजर में ही बाहर निकालेगा, ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं दैट इज 4.38 का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कितना 0.38, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो इंटीजर है विद साइन बार आएगा भाई, विद साइन बार आएगा। अगर इसी माइनस का होता तो ये विद साइन बार आएगा, अगर ये पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव के साइन बार आएगा, ठीक है। तो इस इंटीजर है वो एज इट इज बार आ जाएगा। तो इंटीजर कौन सा है यहाँ पे, दैट इज 4 है, तो सर 4 एज इट इज बार आ जाएगा। एंड जो नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रह जाएगी सर, दैट इज 0.38। तो सर ये तो सर कितना आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो अभी भी इसका आंसर 4 है और अभी भी इसका आंसर 4 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है, देखो इसने यार थोड़ा इसको सही करके लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है बेसिकली
ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई भी इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसका जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो x या x से तो होगा छोटा और x -1 से होगा क्या, बड़ा होगा सर। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा ग्राफिकली समझिए, ग्राफिकली समझिए इसको थोड़ा। ठीक है, बोल रहा है, देखिए देखो, जो y बराबर x वाली लाइन होगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी, मैं बना के दिखा देता हूँ, ये बन नहीं रही है यार सही से। तो मेरे को ये लाइन लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ठीक है, तो लाइन ले लेते हैं भाई एक बार ये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये कौन सी लाइन है, ये y बराबर x वाली लाइन है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा आप ऐसे दिख लीजिएगा, इसको ऐसे है। ठीक है, ये इसके साथ ऐसे है। ठीक है, एंड ये इसके साथ ऐसे चिप रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसको समझो मेरी बात को। अब ये कौन सी लाइन है, ये है y बराबर x वाली लाइन है सर। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है ना, वो y बराबर x वाली लाइन से तो क्या है, छोटा है। ठीक है, मतलब कि y बराबर x वाले जो आपने ये सीढ़ियां बनाई है, ये y बराबर x वाली लाइन से क्या है, नीचे तो आ रही है और इसके बराबर भी हो रही है, इसको टच भी तो कर रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड जो ये वाली जो लाइन है, अब जो ये लाइन बनाओगे आप, अब एक लाइन और बना रहा हूं मैं, इसका कलर ये ले लेते हैं। एंड जो लाइन ऐसे गुजरेगी कुछ, ठीक है, जो इन होलो सर्कल से गुजरेगी। ठीक है, एंड इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कौन सी है, जो इस लाइन की जो इक्वेशन है, जो इस लाइन की जो इक्वेशन है, ग्रीन वाली लाइन की जो इक्वेशन है, वो है भाई वो है x -1 वाली, दैट इज x -1। ठीक है, कि जो इसका जो ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो इससे तो ऊपर है x -1 से, और x वाली लाइन से क्या है, नीचे है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये ग्राफ में तो है ही नहीं ना, होलो सर्कल से पास आउट हो रही है, ये सही नहीं बना है। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इसको आगे खींच लीजिएगा होलो सर्कल को। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका जो यूज है ना, वो अपने करेंगे कैसे, लिमिट के अंदर। इसका यूज होता है किसमें, लिमिट के अंदर, यूज्ड इन लिमिट। ठीक है सर। एंड अब देखिए, ये एक और प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कहीं दिखता है आपको, मैंने आपको पूछा कि भैया मेरे को बताओ 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस में 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 3, एंड सर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, माइनस का 4 होगा सर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स कि कोई अगर इंटीजर नहीं है क्वांटिटी, अगर आपका x इंटीजर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये जो 3.14 था ये एक इंटीजर नहीं था, तो जो आपका जो आंसर आएगा ना वो इसी वैरायटी में आएगा, दैट इज -1 आएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगर यहाँ पे इंटीजर हो तो वो आंसर आएगा 3। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं 3 प्लस -3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है दैट इज 3, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है दैट इज -3, दैट इज 0। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब भैया इसकी डोमेन निकाले, सॉरी इसका क्वेश्चन सोल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। क्या बोला, सोल्व द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना वो ध्यान से देखिए। देखो भाई, ये जनरली क्या है, आप सोच रहे हो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे, देखो भाई ऐसे,
देख सर क्या लिखा हुआ है, 8 इंटू में x माइनस 4 प्लस में 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 7। ये बात लिखी हुई है। मैंने कहा भाई देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो मींस कि ये इसको क्या कैसे बाहर निकालेगा, इसको एक इंटीजर के रूप में ही बाहर निकालेगा, ठीक है। एंड इस पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है इस पूरे पे x माइनस 4 पे, तो ये भी किसको इंटीजर के रूप में बाहर निकालेगा। सर दोनों अलग अलग इंटीजर है तो इसको I1 बोल रहा हूं, इसको I2 बोल रहा हूं सर, ठीक है। यहां से जो भी इंटीजर आएगा वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा सर, तो वो क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा भाई, ठीक है। मेरे को नहीं पता कोई सा इंटीजर यहां से आएगा, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, बट जो भी आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा सर, ठीक है। एंड उसी प्रकार से जो यहां से I1 आएगा वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा सर। आप बोल रहे हो कि इवन प्लस इवन क्या होता है, बेसिकली होता है इवन। आप बोल रहे हो कि वो 7 के बराबर कब होगा, मैंने कहा कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर ही नहीं है, नो सॉल्यूशंस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली देखिए सर, यहां से एक इंटीजर आएगा, मैंने बोला ठीक है भाई, यहां से I1 एंड यहां से एक इंटीजर आएगा I2, इन दोनों का जो सम है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। मैंने कहा बोला भाई ठीक है आएगा, इंटीजर आएगा, तो मींस कि वो किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर दे रखा है, तो मतलब कि x भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तभी वो x के बराबर दे रखा है। मतलब कि यहां से जो क्वांटिटी निकलेगी इन दोनों का सम x के बराबर दे रखा है, तो x भी क्या है मेरा, एक इंटीजर है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो मेरा x है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए सर, आप इसको सोल्व कीजिए आप बेसिकली, एंड तो x क्या है मेरा, एक इंटीजर है, तो सर इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, तो मतलब कि एक पूरी क्वांटिटी इंटीजर है, तो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बैठा है, तो उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पूरा एक इंटीजर था, इसको इंटीजर के रूप में ही बाहर निकाला गया है, और ये भी इंटीजर लिखा हुआ है जो अगले डब्बे में लिखा हुआ है, वो भी इसको इंटीजर के रूप में ही बाहर निकालेगा सर, बराबर एक्स, ठीक है सर। ये एक्स से ये एक्स गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस कितना, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से जो x आएगा मेरा वो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू, यहां से भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा सर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉरी 0 आ जाएंगे, यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ पे नो सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका डी कैलकुलेट करना भाई, कितना आएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दैट इज नेगेटिव में आ रहा है डी, ठीक है, तो रियल नहीं है भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं बेसिकली थर्ड क्वेश्चन क्या है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर बिठा रखा है सर, ये भी एक इंटीजर लिखा हुआ है जो इस डब्बे के अंदर लिखा हुआ है सर। प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि जो इंटीजर होता है वो बाहर आ जाता है, वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ठीक है सर। ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सर, 2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। एंड प्लस में इस पे क्या लगा हुआ था भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ था ना, टू माइनस एक्स क्या था, एज इट इज बाहर आ जाएगा। एंड अब देखिए यहां पे कितना बचेगा, ऐसे बाहर आएगा ना भाई, ये चीज है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये कहानी चल रही है अपनी सर, इसके अंदर भी एक इंटीजर बैठा है, ये भी बाहर आ जाएगा, विद साइन बाहर आएगा भाई, ठीक है। 2 प्लस माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में, ठीक है सर। तो यहां से कितना आएगा, -1 सर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि यहाँ पे जो x है मेरा वो क्या है, एक नॉन इंटीजर है, तभी इसका आंसर क्या आएगा, तभी इसका आंसर आएगा -1 आएगा सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली
अब देखिए भाई, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे को बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब आएगी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब आएगी, तो मैं बोल सकता हूं कि सर जो वैल्यू 3 और 4 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएगी उन सभी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा सर, 3 ही होगा। मतलब कि जो इसका आंसर अगर मैं बोलूंगा तो कितना बोलूंगा सर, सर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 से 4 ओपन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब आएगी। ठीक है सर, 3 आएगी मेरी कब, जब जो आपका x है वो 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है, 3 होता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से ये सवाल देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 या 3 से बड़ा कब कब आएगा सर। ठीक है सर, यहां सर होता है मेरा 3, 2, 4, थोड़ा सा नंबर लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे सर 4, यहाँ पे सर 5, यहाँ पे सर 6। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है सर, ये बोल रहा है कि 3, तो 3 कब आएगी, पहले तो मेरे को ये बताओ 3 कब आएगी सर, जब अपनी जो आपका जो x होगा वो 3 से 4 के बीच में होगा सर। 3 पे क्लोज लगा हुआ, क्लोज आएगा, डार्क सर्कल आएगा सर। 3 क्लोज से 4 ओपन, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी सर। ठीक है सर, आप 3 के लेफ्ट में यहाँ से वैल्यू उठा सकते हो क्या, मैंने कहा नहीं भाई नहीं उठा सकते, आप यहाँ से वैल्यू नहीं उठा सकते क्योंकि वो फिर इस बात को सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, तो इस वजह से। ठीक है सर, तो सर 4 चलेगा क्या, मैंने कहा हाँ 4 इसमें चलेगा। तो 4 कब आती है इसकी वैल्यू, जब आपकी वैल्यू क्या हो, 4 क्लोज से 5 ओपन हो। ठीक है सर, क्या 5 वैल्यू चलेगी इसके अंदर, 5, हाँ सर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है सर, चलेगी सर। 5 कब आता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब आपका जो x है वो 5 से 6 के बीच में हो सर। 5, 6 से ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा सर। इसका जो आंसर आप रिपोर्ट करोगे वो क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, एंड अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब की बार भैया ने क्या किया है, इक्वालिटी नहीं लगाई। ठीक है, इक्वालिटी भैया ने नहीं लगाई। अब ये पूछ रहे 3 से बड़ी कब होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है। देखो भाई समझो सर, यहां होता है 2, यहां होता है सर 3, यहां होता है सर 4, यहां होता है सर 5, ऐसे चलेगा। अब की बार इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, 3 3 से बड़ा नहीं होता है भाई। ठीक है, अब की बार 3 3 से बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई है सर। ठीक है, तो आप जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में लोगे तो वैल्यूज आएगी, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी इससे आगे के लिए, मतलब कि 4, अगर इसके अंदर 4 रखूं तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, जी बिल्कुल करेगा। 4 कब आएगी वैल्यू इसकी, जब आपका जो x होगा वो 4 से 5 के बीच में होगा सर। 4 क्लोज से 5 ओपन, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगी कहानी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए सर। 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए सर। सर यहां होता है मेरा कितना, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है सर, अब की बार ये क्या बोल रहा है कि 3 चलेगा, तो 3 आएगी कब इसकी वैल्यू, जब जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कब कितना होगा, वो 3 से 4 होगा। 3 से 4 होगा भाई, 3 से 4 होगा, तब जाकर के इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3 आएगी सर। ठीक है सर, अब सर 3 के इधर इधर तो जा नहीं सकते अपने, क्योंकि 3 से छोटा रखना है ना अपने को, तो सर इधर चलेंगे अपने। तो सर 2 और 3 के बीच में आप वैल्यू रखिए, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा सर, 2 ही आएगा सर। कितना आएगा, 2 ही आएगा सर। 1 और 2 के बीच में चलेगी वैल्यू, ऐसे 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 कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना, 4 ओपन।
ठीक है भाई, 4 ओपन। आ रही है बात समझ में ना भाई? इसका जो आंसर होगा वो ये होगा सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। सर इसका आंसर होगा ये बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब दूसरा सवाल देखिए आप, बेसिकली चौथा सवाल देखिए। ठीक है, बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो मेरा 2 से छोटा होना चाहिए सर। ठीक है, 2 से छोटा होना चाहिए सर। यहां होता है 1 2 3 सर, 2 के इधर ही कहानी करनी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए बेसिकली, यहां पे कितना होगा बेसिकली सर? 2 से छोटा रखना है ना भाई। देखो भाई, तो मतलब कि सिर्फ 1 चलेगा, मतलब कि 2 नहीं चलेगा। तो 1 इसकी वैल्यू कब आएगी भाई? जब जो आपका ये ऐसे चलेगी ना कहानी, ऐसे चलेगी। ठीक है, ये कहानी ऐसे चलेगी। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 ओपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड मोड इसको करो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड इधर जाएगा तो कितना बनेगा भाई? प्लस का -5/2। ठीक है सर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? लगभग करो 2 पॉइंट माइनस का 2 पॉइंट समथिंग कुछ है ना। तो माइनस का दैट इज 2.5, माइनस का 2.5 ही आएगी ना भाई सर। माइनस का 2.5 से बड़ी वैल्यू रखनी है भाई सर। माइनस का 2.5 से क्या रखना है अपने को? बड़े वैल्यू रखनी है सर। ठीक है सर, यहाँ कहीं होगा सर अपना कितना? माइनस का 2, एंड यहाँ कहीं होगा सर अपना कितना? दैट इज, ऐसे कहानी चलती जाएगी ना भाई, ऐसे माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को? इससे बड़ी रखनी है। तो सर ये तो चलेगा नहीं, तो मतलब कि भाई यहां से ऐसे कहानी चलेगी भाई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -5/2 से। ठीक है, तो ये कहानी है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ अब देखिए भाई सीरीज, तो ये एक सीरीज दे रखी है आपको, जो कि आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए सर। इसको बेसिकली हर्माइट सीरीज बोलते हैं, नाम मेरे को नहीं पता क्या है। ठीक है, बट ऐसा कुछ है, हर्माइट्स या फिर ऐसा ही नाम है शायद। ठीक है, तो इस सीरीज का काफी यूज है भाई। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए सर। जहां मेरा x है वो रियल नंबर है और n है मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इस सीरीज को ऐसे देखिए आप, x + 0/n प्लस में जो क्वांटिटी यहाँ पे चल रही है n n n n, तो उससे एक कम यहाँ पे लिखा होना चाहिए और x उसके साथ में एडिशन में होना चाहिए। तो उसका जो आंसर आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, उसी प्रकार से ये दूसरी सीरीज है जहां पे अलग अलग है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ लो ना भाई, 0/n प्लस में 1/n, ऐसे चलता जाएगा कहानी, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे जो n लिखा हुआ उससे एक कम उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसका जो होगा वो होगा n × में x, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका आंसर होगा सर। ठीक है,
तो आइए इस पे सवाल देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है सर, तो इसका लॉजिकली भी जाएंगे बट एक बार फॉर्मूला से जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट सवाल तो पूछेगा नहीं, वो आपसे वैल्यू पुट तो कराएगा नहीं भाई, जेई का सवाल आएगा। ठीक है, तो वैल्यू तो वो बहुत कम पुट करवाते हैं, डायरेक्ट सवाल आ जाए फॉर्मूला से ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो भाई देखो समझो। तो अब ये अपने डायरेक्ट करते हैं सर, ये इसके होल के ऊपर लगा हुआ है सर। सर एन तो यहाँ पे कितना है मेरा 17 है, कितना है 17 है सर। ठीक है, और x कितना है सर मेरा 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई फॉर्मूला से बता रहा हूं, फॉर्मूला से ऐसे आया है कि जो x है मेरा वो ही यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा, और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 5 ही होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब इसका थोड़ा सा लॉजिकली जाते हैं, लॉजिकली जाते हैं थोड़ा सा इसको कि 5 आया कैसे। लॉजिक पे अगर बात करूं मैं तो देखो भाई सर ये कितना लिखा हुआ है 5 अपॉन में 17, दैट इज 0 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, ये 0 पॉइंट समथिंग 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 कहां तक चलेगा सर, कहां तक चलेगा, मतलब कि देखो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करता करता ये 1 कब बनेगा, मतलब कि ऐसे चल रही है ना कहानी। देखो 5/17 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 6 अपॉन में 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, प्लस में 7 अपॉन में 17 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऐसे करते करते मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि 17 अपॉन में 7, ठीक है, ये जाकर के 1 बनेगा सर यहाँ पे। एंड उसके बाद में कहानी चलेगी ऐसे, दैट इज सर 18 अपॉन में 17 एंड सर 19 अपॉन में 17 एंड प्लस में 20 अपॉन में 17 एंड प्लस में 21 अपॉन में 17। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो सर उससे पहले जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, यहाँ तक कितनी आ रही थी, दैट इज 0 आ रही थी सर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बनी है 1 बनी है सर, कितनी बनी है 1 बनी है सर। ठीक है, एंड इसकी भी वैल्यू लगभग लगभग कितनी बनेगी, दैट इज सर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 1 बनेगी सर। दैट इज 17 अपॉन में 18, 1 जब जाएगा 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1, एंड इसका भी कितना जाएगा 1 पे जाएगा सर, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया सर। ठीक है, वो लिखा हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर कितना है 5 आया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड ये सवाल करेंगे अपने कब, ये करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो अगली क्लास में देखेंगे अपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बाय।